तो इसमें देखेंगे हम लोग कि रिफ्रैक्शन के थ्रू इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज in case of refraction। तो अभी जो हम प्रोसेस बता रहे हैं उसको समझना भी है और फॉर्मूला को सीधे रखना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ कहीं भी होगा हर जगह तुम इस तरह से नहीं निकालोगे। जो भी हम डिफरेंट केस बता रहे हैं उन सारे केस में फॉर्मूला तुम्हें रखना पड़ेगा। तो हम ये जो देख रहे हैं इमेज फॉर्मेशन, जो किसका देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट का। ये इमेज फॉर्मेशन होगा किसका, इमेज होगा पॉइंट ऑब्जेक्ट का, इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कैसा हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट इसमें रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है, वर्चुअल। ठीक है, और इमेज कैसा होगा, तो इमेज भी यहाँ पे रियल हो सकता है और वर्चुअल हो सकता है। और रियल, कोई भी रियल ऑब्जेक्ट हो चाहे रियल इमेज हो, उसको पहचानने का तरीका क्या होगा कि रियल ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो वैसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट रेज डाइवर्ट हो रही होगी, वैसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट रे डाइवर्ट हो रही होगी, वैसा ऑब्जेक्ट जहाँ पे लाइट रे कन्वर्ट्स हो रही होगी तो उसको हम बोलेंगे वर्चुअल। वैसा इमेज जहाँ पे लाइट रे क्या हो रही होगी, कन्वर्ट्स की डाइवर्ट्स। रियल इमेज किसको बोलेंगे, रियल इमेज किसको बोलेंगे, जहाँ कन्वर्ट हो रही होगी, और वर्चुअल इमेज उसको बोला जाएगा जहाँ से लाइट रे सीम्स टू डाइवर्ट, लाइट रे सीम्स टू डाइवर्ट। तो इन्हीं सारी बातों का ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगेन इमेज फॉर्मेशन बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे हम पहले भी कर चुके हैं, रिफ्लेक्शन में कर चुके हैं कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को अप्लाई करके ही इमेज फॉर्मेशन करना पड़ेगा इसमें। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, जैसे मान लो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उससे तो बहुत सारे रेज निकल रहे होंगे, वो रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे होंगे, उनकी बेंडिंग हो रही होगी, और बेंडिंग के बाद क्या हो रहा होगा, वही इमेज फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो उसमें से अगर मुझे पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है तो बस मुझे मिनिमम 2 रेज चाहिए होते हैं, मिनिमम 2 रेज चाहिए होते हैं, जिससे हम क्या कर सकें, उसकी हम इमेज ड्रॉ कर सकें। अब होता क्या है, बेंडिंग के कारण, लाइट रे के बेंडिंग के कारण होता ये है कि ऑब्जेक्ट जहां पे होता है ना, ऑब्जेक्ट जहां पे होता है वहां पे हमें नहीं दिखता है, वहां से कहीं और जाकर दिखता है, जिससे मतलब ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल पोजिशनिंग होती है वहां से शिफ्ट हो जाता है। और ये रिफ्लेक्शन फेनोमेनन इतना यूज्ड टू होता है कि हम उसको डे बाय डे हर जगह देखते हैं, और उसको डे बाय डे हमारे आंखों के सामने हर जगह होता है, लेकिन हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। और रिफ्रैक्शन जब भी होगा तो उसमें तुम्हें ऑब्जेक्ट दिखेगा कि ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी, रिफ्रैक्शन जब भी होगा इमेज दिखेगी, मतलब रियल ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, वो वर्चुअल होगा, मतलब रियल नहीं होगा, वो रियल ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो उसकी इमेज होगी। और ये डे टू डे ये सब जगह होता है, ये डे टू डे सब जगह होता है। जैसे हम जो अभी मान लो आसमान में सूरज निकला हुआ है, आसमान में सूरज निकला हुआ है, तो वो एक्चुअल, तो हम जो देख रहे हैं मान लो सूरज को देखते हैं, वो क्या होता है, एक्चुअल होता है या फिर वो उसकी इमेज होती है। अभी जैसे है ना, सूरज निकला हुआ है तो वो एक्चुअल सन है या उसकी इमेज हमें दिख रही है, इमेज हाँ, तो वो एक्चुअल नहीं है, उसकी इमेज दिख रही है हमको। एक्चुअल उसकी पोजीशन कहीं और होगी, एक्चुअल सन की पोजीशन कहीं और होगी, वो कहीं और हमें दिख रहा होगा। या कह सकते हो कि मॉर्निंग टाइम में, मॉर्निंग टाइम मान लो जैसे ये अर्थ है, मॉर्निंग टाइम में अगर सन यहाँ पे है, सन यहाँ पे है, तो वो हमें यहाँ दिखता है।
ये उसकी एक्चुअल पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन, और ये इसका इमेज है। इवनिंग टाइम में भी सन मान लो नीचे चला गया होता है, सन नीचे चला गया होता है तो हमें वो यहाँ दिख रहा होता है, ये उसकी इमेज होती है ना, इमेज होती है। केवल एक ही टाइम में हमको एक्चुअल दिखता है, वो बता सकते हो कब दिखेगा वो? केवल एक ही टाइम, मान लो ये व्यूअर है यहाँ पे, इस व्यूअर को एक ही टाइम में एक्चुअल सन, अगर वो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, इसको ऑब्जर्व कर रहा है सन को, ठीक है, तो उसको एक ही टाइम में क्या दिखेगा? उसको एक्चुअल सन दिखेगा। नहीं नहीं, इवनिंग में नहीं दिखेगा। बता सकते हो किस टाइम में दिखेगा? 12 बजे सुबह। अब जब भी डायरेक्टली सन ठीक उसके ऊपर होगा, जब भी डायरेक्टली सन ठीक उसके ऊपर होगा, तब जाकर उसको दिखेगा एक्चुअल उसका। क्यों? क्योंकि उस टाइम में जो भी रेज आ रहे हैं, जैसे ये है ना मीडियम है ना, ये क्या होगा, एटमोस्फेयर जो है वो एयर का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी ऑफ लेयर्स होते हैं। तो यहाँ से अगर सन निकलेगा, रेज निकलेगा, तो वो सीधे इसके आंखों पे गिरेगा वो। बाकी जो भी रेज निकलेंगे, बाकी जो भी, मान लो ये एटमोस्फेयर हम देते हैं यहाँ पे, तो बाकी जो भी रेज निकलेंगे यहाँ से, ये आ रहा है इसकी आइज पे, तो थोड़ा बेंड हो जाएगा, थोड़ा बेंड हो जाएगा, ये जो आ रहा है थोड़ा बेंड हो जाएगा वो। तो उसमें क्या होता है कि ये इसको मान लो अगर पीछे अगर करता है, तो यहाँ पे उसकी, जैसे मान लो यहाँ से रेज जो आ रही होगी, यहाँ से जो भी रेज है वो अगर आ रही है तो बेंड होके आ रही है, इस तरीके से होता है उसको। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान ध्यान रखना है, इस चीज को, कि हमें जो भी चीजें दिखती है, हम अपने आसपास जो भी चीज दिखते हैं, अगर वहाँ लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करके आ रही है, तो हमें उसको एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, ऑब्जेक्ट का इमेज दिखता है। जैसे इसको क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो भी तुम्हारी छत पे पानी की टंकी होगी, और अगर उस पर जाने का रास्ता होगा, और पूरी की पूरी टंकी मान लो अगर भरी हुई है, वाटर टैंक अगर पूरी की पूरी भरी हुई है यहाँ तक, मान लो पूरा का पूरा भरा हुआ है पानी, और अगर उसको तुम ऊपर से देखते हो, इस तरीके से देखते हो, तो ये जो है सरफेस, ये सरफेस तुम्हें यहाँ नहीं, वो कहीं यहाँ दिखाई देगा, और इस चीज को ऑब्जर्व करना चाहते हो, यहाँ दिखाई देगा, है ना, जितना उसका डेप्थ है उस डेप्थ से कहीं और दिखाई देगा। यही जो होती है बेंडिंग, है ना, जो लाइट रे की बेंडिंग होती है, उसके कारण जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन जो शिफ्ट हो जाती है, उसी को हम एपरेंट शिफ्ट कहते हैं। मान लो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्ट तुम्हें यहाँ दिखेगा, यही जो शिफ्टिंग हो गई, इसको हम एपरेंट शिफ्ट बोलेंगे। और पूरे रिफ्रैक्शन में यही एपरेंट शिफ्ट कितना होगा, हमें यही निकालना होता है। ये यहाँ होगा या फिर नीचे चला जाएगा, वो डिपेंड करता है कि हम किस मीडियम में उसको देख रहे हैं। या ऐसे कर सकते हो कि मान लो अगर स्विमिंग पूल है, ये स्विमिंग पूल है, और कोई इसके अंदर तैर रहा है, या कोई इसके अंदर बैठा हुआ है, और किनारे पे कोई आदमी खड़ा है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, किनारे पे कोई आदमी खड़ा है, तो बताओ ये जो पानी के अंदर जो है ऑब्जर्वर, उसको इसकी हाइट नॉर्मल से बढ़ी हुई दिखेगी, या फिर नॉर्मल जितनी हाइट है उतनी दिखेगी, या नॉर्मल से कम हाइट दिखेगी इसकी? अगर इसकी हाइट 2 मीटर 1 मीटर के करीब है, वो क्या 1 मीटर है, इसको हम 180 सेंटीमीटर रख लेते हैं, 180 सेंटीमीटर या कह लो 6 फीट के आसपास है, 6 फीट के आसपास। तो ये इस बंदे को जो पानी के अंदर है, जो पानी के अंदर दिख रहा है, उसको इसकी हाइट 6 फीट ही दिखेगी, मतलब 180 सेंटीमीटर ही दिखेगी, या उससे ज्यादा दिखेगी, या उससे कम दिखेगी। ये आदमी सर किनारे, ज्यादा। ये आदमी किनारे पे है और ये आदमी पानी में है, ज्यादा दिखेगी, है ना। तो है ये इसकी शिफ्टिंग हो जाती है, इसका इमेज जो है वो इसको नहीं देख रहा होता है, इसका इमेज देख रहा होता है। तो यही जो एपरेंट शिफ्ट हो जाएगा, इसकी मान लो हेड पोजीशन यहाँ से यहाँ चली जाएगी, इसको हम एपरेंट शिफ्ट बोलेंगे। और यही एपरेंट शिफ्ट कितना होगा, इसी की पूरी एनालिसिस हमें यहाँ पे सीखना है, करना है। अगेन ये हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए नहीं बता सकते हैं, ये हम उसी ऑब्जेक्ट के लिए बताएंगे
जिसपे जो जो कंडीशन लगा के फॉर्मूला निकलेगा, और वो कंडीशन होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मीडियम में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसको मार्क से ड्रॉ करते हैं। मान लो ये कोई कंटेनर है, उसमें पानी भरा हुआ है, इस तरीके से है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट हमें यहाँ दिखेगा, किसके लिए, जो बिल्कुल नियर नॉर्मल व्यू ऊपर से देख रहा होगा। तो ये अगर इसके मतलब ये नॉर्मल हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ना, इससे अगर आसपास देखता है, इस रीजन तक में देखता है तो चलो यहाँ दिखेगा, लेकिन बहुत दूर अगर जाके नॉर्मल जो नॉर्मल पोजीशन है, इसे तुम दूर चले जाओगे तब ये तुमको यहाँ नहीं दिखेगा, ये कहीं यहाँ दिखेगा, इधर दिखेगा, इस तरीके दिखेगा। तो हम जो अपनी अभी सारी एनालिसिस कर रहे हैं वो कर रहे हैं नियर नॉर्मल व्यू, याद रखना नियर नॉर्मल व्यू। तो इसको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा एंड नियर नॉर्मल व्यू के लिए होगा, नियर नॉर्मल व्यू के लिए होगा इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि वही रिफ्रैक्शन के कारण लिख देते हैं कि ड्यू टू रिफ्रैक्शन और बेंडिंग ऑफ लाइट और बेंडिंग of light at the interface of two different media the image formed due to refraction, image formed due to refraction appears at some other place with respect to object position. This image formation create illusion of shifting of the object position known as apparent shift. दरअसल वहां पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट में इमेज होता है, लेकिन हमें ऐसा इल्यूजन हो रहा होता है कि हमें तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते ना, तो हम एक्चुअल ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते हैं, उसकी इमेज देख पाते हैं, तो हमें वही लगता है कि ऑब्जेक्ट अपनी जगह से शिफ्ट हो गया। तो ये कई जगह पे होता है, तुमने देखा होगा कि अगर पेपर वगैरह रखा हुआ है और पेपर के नीचे, पेपर के ऊपर, मान लो कि पेपर है, पेपर के ऊपर ट्रांसपेरेंट पेपर वेट रखा हुआ है, तो जिस इलाके में ट्रांसपेरेंट पेपर वेट होता है उसमें तुम्हें दिखता है कि जो उसके लेटर्स हैं वो लेटर बड़े या छोटे एपियर्स होते हैं नॉर्मल साइज से, तो ये भी ड्यू टू क्या होता है, रिफ्रैक्शन ही होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्शन के कारण जो हमें ऑब्जेक्ट दिखता है वो ऑब्जेक्ट नहीं, वो क्या होता है, इमेज होता है। ऐसा इल्यूजन होता है कि ऑब्जेक्ट अपनी जगह से शिफ्ट हो गया है। हटाया जाए इसको, इसे हटाया जाए। यस, हटा दीजिए। यस सर। ओके,
अब चलो इसमें हम अलग अलग केस देखते हैं। तो सबसे पहले केस देखेंगे, केस फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ये कब होगा? तो इसमें ऑब्जेक्ट जो होगा इन डेंसर मीडियम एंड व्यू जो होगा इसका डेंसर मीडियम एंड व्यू जो किया जाएगा एंड viewed from rarer medium, rarer medium से उसकी व्यू की जाएगी। ओके, तो फिर हम यहाँ पे मीडियम बनाते हैं। जैसे मान लो ये कोई मीडियम है, मे बी पानी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, और इस मीडियम में सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट किस लाइन पे लाई कर रहा है वो ड्रॉ कर देते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट इस लाइन पे लाई कर रहा है, और मीडियम इंटरफेस जो है ये है मीडियम इंटरफेस। तो मीडियम इंटरफेस से जो ऑब्जेक्ट की डेप्थ होती है, मीडियम इंटरफेस से जो ऑब्जेक्ट की डेप्थ होती है d, तो d को यहाँ बोला जाएगा रियल डेप्थ। d क्या हो जाएगा यहाँ पे? d हो जाएगा रियल डेप्थ। अब क्या होगा इसमें? अब होगा कि इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइट रेज निकल रही होंगी। अब ध्यानपूर्वक सब लोग सीखेंगे, क्योंकि और यहाँ ध्यान नहीं दोगे फिर कंफ्यूजन हो सकता है बाद में। तो एक लाइट रे ये निकली, एक लाइट रे मान लिया गया ये निकला, एक लाइट रे ये निकला, ये लाइट रे, ऐसे बहुत सारे निकल सकते हैं। इस तरीके से। अब इसको व्यू कहाँ से किया जा रहा है? तो इसको हमारी आई पोजीशन मान लो यहाँ पे, ये आई पोजीशन। तो हम रेज का नंबरिंग कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5। तो यहाँ जो व्यू है ये व्यू है नियर नॉर्मल व्यू, नियर नॉर्मल। तो इसमें किस रेज के क्रॉसपॉन्डिंग व्यू किया जाएगा? 1 2 3 4 5। कौन सा रेज के क्रॉसपॉन्डिंग मुझे अपनी आई पोजीशन रखनी पड़ेगी? 1 के क्रॉसपॉन्डिंग, 2 के क्रॉसपॉन्डिंग, 3 के क्रॉसपॉन्डिंग, 4 के क्रॉसपॉन्डिंग या 5 के क्रॉसपॉन्डिंग? किस डायरेक्शन में मुझे अपनी आई पोजीशन रखनी पड़ेगी? चलो 3 के क्रॉसपॉन्डिंग रखनी पड़ेगी, 3 या 3 के आसपास कह सकते हो, 3 के आसपास। मतलब अगर 3 वाला पॉइंट कौन सा है? ये है 3 वाला पॉइंट। देखो ये 3 वाला पॉइंट यहाँ स्ट्राइक कर रहा है ना, उसके आसपास का पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला पॉइंट, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इससे ज्यादा नहीं। अब चूंकि यहाँ पे मुझे मैथमेटिकली चीजों को ड्राइव करना है, तो हम बिल्कुल नजदीक वाले पॉइंट, मान लो अगर ये पॉइंट P है और इसके बगल वाला पॉइंट Q है, तो ड्यू बिकॉज ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस इसको थोड़ा हम मैग्नीफाई व्यू देखते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट Q यहाँ पे ना होके वो कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा बिल्कुल P के आसपास, P के बगल में ही, लेकिन यहाँ पे हमको मैथमेटिकली हमें चीजें को ड्राइव करना है और फिगर क्लियर बनना चाहिए। इसके लिए हम उसको थोड़ा दूर ले लेते हैं। ये नहीं समझ लेना है कि अब ये अलग चला गया है,
यही मानना है कि ये नियर नॉर्मल व्यू है। समझ में आया? हम जो पॉइंट ले रहे हैं P और Q वो बिल्कुल आसपास है, लेकिन उसको हम यहाँ पे डेरिवेशन के लिए अलग मान रहे हैं। ठीक है, चलो फिर अब यहाँ पे हम इसको गाइड करने के लिए जाते हैं। तो अगर पहला वाला जो रे, मतलब जो नियर नॉर्मल वाला रे है, एक रे ये कंसिडर किया जाए, फर्स्ट वाला रे, तो ये यहाँ पे सीधे निकलेगा या फिर यहाँ बेंड होगा? ये बोलो। सीधे निकलेगा। ये सीधे निकलेगा ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर जो है उसी पर लाई कर रहा है, तो ये विदाउट बेंडिंग सीधे निकल जाएगा। ये रे तो सीधे निकल जाएगा, इसमें कोई बेंडिंग वगैरह नहीं होगी। तो इसको हम पीछे भी थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ तक, ये इस तरीके से निकल जाएगा। तो फर्स्ट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन बिल्कुल इस तरीके से निकल दिया। अच्छा, एक रे हम इसको लेते हैं, एक रे हमने ये ले लिया और एक रे हम इसको ले लें, इसको। तो इसमें बेंडिंग होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये मीडियम ले लेते हैं, इसका नाम मीडियम, ये कौन सा रेयर है, और ये है डेंसर मीडियम। इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू आर ले लेते हैं और इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू डी ले लेते हैं। तो बताओ, यहाँ से जो रे टू रे, इस रे की बात करें, ये रे, ये इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया, तो ये बेंड होगा कि नहीं होगा? और बेंड होगा तो किधर होगा? इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें पहले एक नॉर्मल यहाँ ड्रॉ करना होगा। तो हम सबसे पहले एक नॉर्मल यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, ये नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, देखो अब ये लाइट रे ये किधर जाएगी? ये इधर मुड़ जाएगी, मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये कुछ, हाँ, तो ये इसका एक्चुअल पाथ था, ये इसका एक्चुअल पाथ था। तो ये एक्चुअल पाथ से क्या होगी? थोड़ी सी इधर मुड़ जाएगी, ठीक है, और इधर मुड़ के ही ये आगे निकल जाएगी। अब क्या होगा? देखो, दोनों रे जो आफ्टर रिफ्रैक्शन है, आफ्टर रिफ्रैक्शन दोनों रे जो है वो कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है? डाइवर्जिंग। दोनों रे जो रिफ्लेक्शन मतलब कि रिफ्लेक्ट होके डाइवर्जिंग है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, दोनों डाइवर्जिंग है, दोनों एक दूसरे दूर जा रहा है। तो ये उस मीडियम जो रेयर है उसमें कहीं नहीं मिलेगा। तो क्या करना पड़ेगा? इसको हमको पीछे ही एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसको हम पीछे इस तरीके से यहाँ पे एक्सटेंड कर दिए, और जाके यहाँ जो मिलेगा ये इस पोजीशन पे जाके मिलेगा। तो हमें जो है ये ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल में है यहाँ पे, लेकिन हमें क्या दिखेगा? हमें ये यहाँ दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट O लिखते हैं और यहाँ पे उसकी इमेज I बनेगी, यहाँ पे उसकी इमेज I बनेगी। और ये दो पॉइंट ले लेते हैं, ये दो पॉइंट, इसका नाम देते हैं P और इसका नाम देते हैं Q। ठीक है, और इसमें कुछ रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो पहले वाले में तो बेंडिंग नहीं हुआ, लेकिन दूसरे वाले में बेंडिंग हुआ है। तो इस एंगल को क्या नाम दें? यहाँ जो एंगल बनेगा इस एंगल को क्या नाम दें, और इस एंगल को क्या नाम दें? तो अंदर वाला रिफ्रैक्टेड और बाहर वाला एमर्जेंट एंगल। हाँ, तो क्या इसमें से इसको इंसिडेंट एंगल और इसको रिफ्लेक्टेड एंगल R दे सकते हैं? यस सर। तो ये एंगल अगर R हो गया तो ये एंगल भी R होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोनों पैरेलल है। ओके, और ये अगर I है तो ये एंगल भी I हो जाएगा। यस। ओके, अब यहाँ तुम्हें लिखना पड़ेगा ये। अब इसका हम पोजीशनिंग ड्रॉ कर रहे हैं कि एक्चुअल में जो हमें दिखेगा
ये यहाँ दिखेगा, मतलब ऑब्जेक्ट जो इंटरफेस से जितनी दूरी पे दिखेगा वो डिस्टेंस ये हो जाएगी डी डैश, और डी डैश को हम लोग बोलेंगे भाई एपरेंट डेप्थ। ये डी डैश जो हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा एपरेंट डेप्थ हो जाएगा। तो यही एपरेंट डेप्थ हमें निकालना होता है इन टर्म्स ऑफ रियल डेप्थ एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये निकालना होता है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट पी एंड क्यू है वो क्या है, बिल्कुल नजदीक वाला पॉइंट है। हम लिखेंगे कि हियर पॉइंट पी एंड क्यू आर वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। और ये क्लोज हम क्यों कर पाए हैं, क्योंकि नियर नॉर्मल व्यू हो रहा है। किसके लिए, ड्यू टू नियर नॉर्मल व्यू, ड्यू टू नियर नॉर्मल, नियर नॉर्मल व्यू। अब ये काफी क्लोज होगा, तो काफी क्लोज होगा, ये जो एंगल बन रही है आई, ये बहुत बड़ी एंगल होगी कि छोटी एंगल होगी? छोटी एंगल। छोटी होगी ना। जैसे देखो इसमें बना रहे हैं किस तरह का, ऊपर दिखा रहे हैं कि किस तरह का। मान लो ये इंटरफेस है हमारा, ये नॉर्मल वाला लाइन है, तो अगर यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे पॉइंट अगर हो गया तो ये यहाँ बनेगा ऐसे करके, और यहाँ से एक छोटी सी रेंज जाएगी, देख सकते हो यहाँ से एक छोटी सी रेंज जाएगी, और देख सकते हो ये छोटी सी एंगल कितना, ये जो एंगल होगा ये आई होगा, ये कितना छोटा हो सकता है, ये देख सकते हो tan to 0 ही होगा। और जब आई tan to 0 होता है तो इस केस में क्या कर सकते हैं, तो यहाँ कर सकते हैं सो दैट आई जो होगा टेंडिंग टू 0, और कर सकते हैं इस केस में आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइन आई, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल tan आई के इक्वल होगा, और आई छोटा होगा तो आर भी क्या हो जाएगा, आर भी छोटा हो जाएगा tan आर। तो यही कंडीशन होगी किसके लिए, नियर नॉर्मल व्यू के लिए। नियर नॉर्मल व्यू नहीं होगा उसमें ये हम एप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते, नियर नॉर्मल व्यू में ये एप्रोक्सीमेशन नहीं लिया जा सकता है। समझ में आया? ये चीज समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अब जब ये हो गया तो देखो ये होने के बाद क्या करना है, पॉइंट पी पे तो कोई बेंडिंग नहीं हो रही है, पॉइंट क्यू पे बेंडिंग हो रही है। पॉइंट क्यू पे जो है बेंडिंग हो रहा है। अब वहां पे क्या करना है, जहां पे बेंडिंग हो रहा होता है वहां पे स्नेल्स लॉ लगा देना होता है। जहां बेंडिंग है वहां स्नेल्स लॉ लगा देना होता है। तो हम ऊपर लिख देते हैं अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। अब देखो ये सब सीबीएसई में डेरिवेशन आ सकता है, कम चांस है लेकिन आ सकता है, क्योंकि ये सब टेंथ में इसका फॉर्मूला बताया गया था। टेंथ में तुम लोग ये डिराइव करवाया गया था कि नहीं करवाया गया था? नो सर, सीधे थ्योरी था। ठीक है, तो टेंथ में नहीं है तो यहाँ पे डेरिवेशन पूछने का चांस कम है, से पूछ भी सकता है इस बार पूछ सकता है, क्योंकि इस बार तो काफी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसमें हो सकता है कि इस तरह का डेरिवेशन पूछ लीजिए। तो ये सीबीएसई के हिसाब से महत्वपूर्ण है, तो इस तरीके से लिखना उसमें। अब यहाँ क्या लिखेंगे कि अप्लाइंग Snell's law at पॉइंट Q पे Snell's law अप्लाई करना है। तो Snell's law क्या बोलता है, तो ये बोलेगा कि म्यू डी इंटू साइन आई इक्वल टू क्या होगा, म्यू रिफ्लेक्शन इंटू साइन आर, मतलब कि म्यू ऑफ किसका, रेड मीडियम इक्वल टू साइन आर। और यहां से फर्दर क्या लिखा सकता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी। ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? यस सर। मैं इसको मिटा रहा हूं। इसको भी मिटा रहा हूं। अच्छा, ये साइन आई और साइन आर को तुम आई अपॉन आर लिख सकते हो? यस सर।
क्योंकि Yes, एंगल sir. क्योंकि एंगल छोटी है। या सिंपली इसको आई या फिर और ऐसे भी लिख सकते हो इसको, tan I अपॉन tan R अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू म्यू R अपॉन म्यू डी, कोई भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों क्या है, ये आपस में इक्वल है, तो इसको तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो या इस तरीके से। अगर I लिखते हैं तो I लिखेंगे तो थीटा इक्वल टू L अपॉन R का फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा, और tan I लिखते हैं तो tan I परपेंडिकुलर अपॉन बेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हर एक में क्या होगा, रिजल्ट सेम क्या आएगा, दोनों से लेकर हम जब चलेंगे तो रिजल्ट इसमें क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ से हम फर्दर लिख सकते हैं, कोई भी अप्लाई करेंगे। मान लो tan I अप्लाई करते हैं तो tan I किस ट्रायंगल में अप्लाई करना पड़ेगा, तो देखो tan I के लिए हम कौन सा ट्रायंगल, तो ये तुम्हें दिख रहा होगा ट्रायंगल OPQ, ट्रायंगल OPQ दिख रहा होगा, यहाँ पे बना देते हैं ट्रायंगल OPQ। ये O है, ये P है और ये Q है, इसमें क्या है, I है। तो ट्रायंगल OPQ में क्या लिखोगे, tan I क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये होगा ना I के लिए PQ परपेंडिकुलर, और बेस कितना होगा, D होगा, क्या लिखोगे, PQ अपॉन D। और tan R के लिए कौन सा ट्रायंगल, तो tan R के लिए ट्रायंगल लिखोगे यहाँ पे छोटा वाला ट्रायंगल, ये हो जाएगा IPQ। IPQ दिख रहा है कि लिखने सारा, ये सब ये चीजें दिख रही है कि लिखना पड़ेगा मुझे, दिख रही है सर। दिख रही है सर। ओके, तो तुम लोग डेरिवेशन में लिख देना, पर फिर भी डेरिवेशन लिख देना कि ट्रायंगल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ से लिख देना, ब्रैकेट में करके लिख देना कि फ्रॉम ट्रायंगल यहाँ से लिया गया है। इसमें क्या दिखेगा, तो इसमें दिखेगा ट्रायंगल PQ अपॉन D डैश, ट्रायंगल PQ अपॉन D डैश इक्वल टू म्यू R अपॉन म्यू D हो जाएगा। और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो PQ कैंसिल आउट हो जाएगा, D डैश अपॉन D इक्वल टू म्यू R अपॉन म्यू D हो जाएगा। और यहाँ से D डैश की वैल्यू जो आ जाएगी म्यू R म्यू D इंटू D आएगी। तो D डैश D से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। छोटा है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज देखना है कि रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम से क्या होता है, छोटा होता है। हम लिख सकते हैं म्यू आर स्मॉलर देन म्यू डी, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दो कि एज म्यू आर स्मॉलर देन म्यू डी दिस इम्प्लाई डी डैश स्मॉलर देन डी हो जाएगा। तो यहाँ पे शिफ्टिंग जो हो जाएगी टुवार्ड्स इंटरफेस होगी, है ना, शिफ्टिंग जो होगी, शिफ्टिंग टुवार्ड्स इंटरफेस हो जाएगा, देखा जा सकता है इसमें। और इसमें एक और काम कर सकते हैं, ये जो म्यू डी अपॉन म्यू आर है, तो म्यू डी अपॉन म्यू आर क्या है, अगर इसको रिलेटिव के फॉर्म में लिखना चाहें तो किसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसके रिलेटिव में ये है, ये म्यू डी अपॉन म्यू आर, म्यू डी अपॉन म्यू आर को रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखना चाहें तो डेंसर के रिस्पेक्ट में रेयर का है कि रेयर के रिस्पेक्ट में डेंसर का है, रेयर के रिस्पेक्ट में डेंसर का। अब फार्मूला सब याद नहीं रहता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, मैं याद नहीं बताया था कि अगर म्यू 1 2 रहे तो यहाँ जो रहेगा इसको ऊपर लिखोगे और जो यहाँ रहेगा इसको नीचे लिखोगे, तो नोटेशन बताया था, याद है क्या? यस सर। सर हाँ, तो आप बताओ कि जो ऊपर रहता है उसका निकालते हैं और जो नीचे रहता है उसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं कि नहीं, जो चीज ऊपर है उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नीचे वाले रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के रिलेटिव निकाला जाता है, तो ये क्या होगा, ये होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। ये याद है या नहीं है, ये तो शुरू में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में हम नोटेशन बताया था कि हम यही नोटेशन आगे इस्तेमाल करने वाले हैं, क्लियर है ये।
नहीं भी याद है तो अभी यहाँ देख लो, अगर नहीं भी याद है तो इसको हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और इसको एक नया नाम दे दो, इसको बोल दो म्यू। मतलब म्यू टर्म कहीं भी आएगा आगे से तो रखोगे कि हाँ वो डेंसर मीडियम की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम की रिफ्लेक्टिव है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी डैश को डी अपॉन म्यू ऐसा लिख सकते हो कि नहीं। यस सर। और म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 की स्मॉलर देन 1। ये जो मैंने म्यू यहाँ लिया है इसके बदले में इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 क्यों, क्योंकि ये जो म्यू है ये है म्यू डेंसर अपॉन म्यू रेयर। इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी, इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगी, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। तो देख सकते हो कोई भी चीज में अगर 1 से बड़ी वैल्यू से डिवाइड किया जाए तो वो चीज जो है क्या होता है, 1 से छोटा हो जाता है। तो वो एक्चुअल मतलब अपने एक्चुअल वैल्यू से छोटा नहीं, वो अपने एक्चुअल वैल्यू से क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो यहाँ डी डैश जो है डी से क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ये क्या समझ में आया कि नहीं? यस सर। ओके, अब इसमें क्या है कि सर एक बार बैक करिए ना, सर एक बार बैक करिए ना। करिए ना। यस सर, हो गया। हो गया ना, चलो अच्छी बात है। अब देखो इसमें ये तो फॉर्मूला निकल गया, ये फॉर्मूला आ गया कि हाँ ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे कि जब भी कभी ऑब्जेक्ट, अब इसमें तुमको क्या याद रखना पड़ेगा, इसमें तुमको याद रखना पड़ेगा कि हम यहाँ क्या देखना है, यहाँ देखना है कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है। व्यू कहाँ किया जा रहा है, रेड मीडियम में व्यू किया जा रहा है। वहां से जब व्यू किया जाता है तो शिफ्टिंग जो होती है वो कहाँ होती है, ये इंटरफेस है। ये क्या है, ये इंटरफेस है, मतलब दो मीडियम का इंटरफेस जहाँ पे मीडियम बदलता है। तो हम सारी मेजरमेंट जो करेंगे ना, देखना हम अपनी जो मेजरमेंट करेंगे मीडियम के उस इंटरफेस से करेंगे जिधर से हम व्यू कर रहे हैं, जिस साइड से हम व्यू कर रहे हैं। मीडियम पे तो जैसे मान लो ये मीडियम की मैंने बाउंड्री अगर ड्रॉ कर दी तो ये भी मीडियम का बाउंड्री इंटरफेस हो जाएगा, ये भी मीडियम का बाउंड्री इंटरफेस होगा, ये भी इंटरफेस होगा। लेकिन हम इस इंटरफेस के थ्रू देख रहे हैं, हम उसी इंटरफेस से उस ऑब्जेक्ट की पोजिशन जो है वो मेजर करेंगे। इसमें क्या हुआ, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो इंटरफेस की तरफ चला गया कि इंटरफेस से दूर चला गया। ये इंटरफेस से नजदीक गया कि ये इंटरफेस से नहीं, ऑब्जेक्ट जो था वो इंटरफेस के से नजदीक हुआ या इंटरफेस से दूर दिखेगा हमको? नजदीक नजदीक नजदीक, ऑब्जेक्ट नजदीक हो गया। ऑब्जेक्ट नजदीक दिखेगा ना। पहले देखो, पहले वो डी डेप्थ पे था तो डी डेप्थ ज्यादा थी और अब जो है वो कम डेप्थ पे है। मान लो पहले अगर 10 मीटर पे रहा होगा और इंटरफेस से अब 2 मीटर पे दिख रहा होगा, तो अब क्या हो रहा होगा, इसमें हमें उसकी जो इंटरफेस से दूरी जो है वो घट गई है। वो तो एक आइडिया लगा सकते हो कि वो पहले से क्लियर दिखेगा कि धुंधला दिखेगा, मतलब पहले से कम क्लियर दिखेगा, ज्यादा क्लियर दिखेगा? ज्यादा क्लियर दिखेगा ना। अगर मान लो ये मीडियम नहीं होता, मीडियम में बदलाव नहीं होता, हम एक ही मीडियम में देख रहे थे, यहाँ तक पूरा का पूरा मान लो एक ही मीडियम होता, ये आई पोजीशन जो है एक ही मीडियम में होता, या तो मीडियम डेंसर मीडियम है, रेडियंट मीडियम, उसमें तो जितनी डेप्थ उतनी डेप्थ दिखता, लेकिन इस मीडियम में आने की वजह से थोड़ा भी नजदीक दिखता है, नजदीक। इस चीज का ध्यान रखना है। तो चांसेस है कि इसमें अब नजदीक हो गया तो चांसेस है कि ये थोड़ा इसका रिजोल्यूशन क्या हो, रिजोल्यूशन थोड़ा और क्लियर हो जाए, तो थोड़ा इसके डिटेल्स हमें और दिखे। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसके डिटेल्स हमें और दिखें। तो अगर ये छोटा ऑब्जेक्ट है और ये नजदीक आ गया है तो चांसेस है इसकी डिटेल्स और ज्यादा क्लियरली दिखेंगे, तो हम इसको बोलेंगे कि इसकी जो रिजोल्यूशन है वो अच्छी हो गई है, इसकी रिजोल्यूशन पावर जो है वो अच्छी हो गई है। तो अंदाजा लगा सकते हो इसमें कि ये सारी चीज जो है लेंस में कैसे अप्लाई होता होगा, ये अंदाजा लगा सकते हो, यहाँ धीरे धीरे अंदाजा लगना शुरू हो जाएगा। पर अब देखो इसमें फॉर्मूला जो निकल के आया है, ये फॉर्मूला निकल के आया है, ये वाला फॉर्मूला हम लिखते हैं इधर। फॉर्मूला क्या निकला था, तो फॉर्मूला जो था हमारे पास ये वाला फॉर्मूला था, ये जो कि यहाँ से करके ऐसे आया था, डी डैश अपॉन डी इक्वल टू म्यू आर डी आर। ये था डी डैश अपॉन डी इक्वल टू म्यू आर म्यू डी करके आया था। हम यहाँ से फिर फिगर बना देते हैं। ये मीडियम था, कौन सा, डेंसर वाला, ये डेंसर था, ये रेयरर था,
यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट था, ये उसकी एक्चुअल डेप्थ थी, ये उसी मीडियम में उसकी एपरेंट डेप्थ थी, ये म्यू डी था, ये म्यू आर। अब होता क्या है कि चलो अभी तो एक केस है तो उसमें फॉर्मूला याद रखना आसान होता है, लेकिन जब यही 4 केस बनेगा, अभी हम 4 केस बताने वाले हैं, 4 केस बनेगा, उस केस में क्या होता है, ये फॉर्मूला याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, समझे। अब इसमें हम एक अपना टेक्निक निकाले हुए हैं याद रखने का। वो टेक्निक से अगर याद रखोगे तो फिर आगे क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगी। इसको क्या करो, इसको तुम इस तरीके से लिख दो, इस चीज को इस तरीके से लिख दो, इसको म्यू डी अपॉन डी इक्वल टू म्यू आर अपॉन डी डैश, इसको ऐसे लिख दो, या नहीं फिर ऐसे डाल दो, इसको ऐसे नहीं, इसको लिखो इस तरीके से, d अपॉन d डैश इक्वल टू म्यू डी अपॉन म्यू आर, जिसको ऐसे लिख दो। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, सबको रिवर्स कर दिए? यस सर। ओके, अब मैं इसको लिख रहा हूं, तुम लोग वेरीफाई करके बताना कि हम गलत लिख रहे हैं कि सही लिख रहे हैं। हम लिख रहे हैं यहाँ पे डेप्थ ऑफ रियल ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट ऑब्लिक में इमेज डिवाइडेड बाय डेप्थ ऑफ वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम of real object oblique image divided refractive index of another medium. तो हम जो नीचे फॉर्मूला लिखे हैं वो फॉर्मूला हम सही लिखेंगे गलत लिखेंगे? अब इस चीज को तुम कैसे कंपेयर कर सकते हो, जो भी हम डिराइव किए हैं उस फॉर्मूले से कंपेयर करके बताओ। यहाँ डी डैश क्या है, डी डैश क्या है यहाँ पे? डी ना, डी डी क्या है? क्या ऑब्जेक्ट का डेप्थ, कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट, चलो तो है ना। तो ऊपर में क्या रहेगा, ऊपर में रहेगा डेप्थ ऑफ रियल ऑब्जेक्ट लिख लो, या फिर रियल इमेज, कोई आ जाएगा। डेप्थ ऑफ रियल ऑब्जेक्ट या रियल इमेज, ऊपर में रियल ही होना चाहिए, ठीक है। नीचे में क्या है, डेप्थ ऑफ वर्चुअल इमेज या वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो देखना, जब यहाँ पे अगर हम रियल ऑब्जेक्ट लेंगे तो नीचे उसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्चुअल इमेज आएगा, और ऊपर हम अगर रियल इमेज लेंगे तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग वर्चुअल ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये आगे जब हम वर्चुअल वाला करेंगे उसमें तुम्हें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कौन इसमें बैठ रहा है, इसमें जो यहाँ बैठ रहा है, यहाँ पे ऊपर में ये बैठ रहा है इसका कि डेप्थ ऑफ रियल ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेप्थ ऑफ वर्चुअल इमेज। इमेज वर्चुअल है कि रियल? इमेज है, वर्चुअल है कि रियल? वर्चुअल है ना। अगर रियल इमेज होता तो जो भी रेज रिफ्रैक्शन के बाद वो सही में कन्वर्ज होते, लेकिन यहाँ पे कन्वर्ज नहीं हो रहा है, यहाँ पे डाइवर्ज। तो ये किस तरह का इमेज है, ये वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो चलो ये बैठ रहा है, यहाँ ऊपर लिखेंगे डेप्थ ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इमेज, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ रियल ऑब्जेक्ट क्या इमेज। फिर यहाँ पे क्या लिखना है, ऊपर में उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो जिस मीडियम में या तो रियल ऑब्जेक्ट है या फिर रियल इमेज है। तो यहाँ तो इमेज कैसा है, इमेज तो हमारा वर्चुअल है, इमेज हमारा वर्चुअल है, और ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट हमारा रियल है। तो यहाँ पे किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखी जाएगी, म्यू डी लिखी जाएगी या म्यू आर लिखी जाएगी? म्यू डी या म्यू आर? म्यू डी लिखी जाएगी, वो लिखी हुई है। और उसके बाद जो एक और मीडियम बच गया उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे, ठीक है। तो हम यही जो पहले हम निकाले हैं फॉर्मूला, यही जो फॉर्मूला निकाले हैं उसी फॉर्मूला का एक जनरलाइज वर्जन जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको इस्तेमाल कर सकते
ये कोई किताबी फॉर्मूला नहीं है, ये कोई तुमको किताब में फॉर्मूला नहीं मिलेगा। यही जो डिफरेंट डिफरेंट वर्जन बनते हैं उसके हिसाब से हम इसको बना के ऐसे रखें। इससे क्या होता है, इससे तुमको आगे क्वेश्चन बनाने में भी आसानी होगी रिफ्लेक्शन के केस में। कहीं भी अगर तुम फॉर्मूला भूल जाओ, तुम्हें कोई फॉर्मूला याद नहीं आता, तुम्हें मान लो रिफ्लेक्शन का कोई फॉर्मूला याद नहीं है, लेकिन अगर ये एकमात्र फॉर्मूला याद है, उससे तुम कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला रिफ्लेक्शन के लिए तुम्हारे लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। तुम्हें अलग अलग फॉर्मूला याद अगर नहीं भी है, और याद है तो अच्छी बात है, अगर डिफरेंट डिफरेंट केस के फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, डायरेक्टली तुम उसको अप्लाई कर सकते हो। और डिफरेंट डिफरेंट केस के नहीं भी याद है तो इसकी मदद से तुम उस फॉर्मूले को लिख सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छा, ये तो हमने ये निकाल लिया, ये तो हमने निकाल लिया उसकी डेप्थ कितनी होगी। शिफ्ट कितना हो गया, देखो फिगर वापस जाते हैं, शिफ्ट कितना हुआ। ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कहां पे था, तो एक्चुअल में जो उसकी पोजीशन थी, देखो एक्चुअल में वो इंटरफेस से उसकी दूरी पीओ थी कि नहीं थी? यस सर थी। अब नहीं क्या है, पी आई है वो। यस सर डी। तो शिफ्ट कितना हो गया, शिफ्ट जो है वो आईओ इतना शिफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ? यस सर। तो शिफ्टिंग हम लिख देंगे ना, डी माइनस डी डैश। यस सर। तो शिफ्टिंग का जो फॉर्मूला बनता है इसमें, फॉर्मूला ऑफ शिफ्ट जो बनेगा, शिफ्ट जो आ गया वही शिफ्ट कौन सा है, एपरेंट शिफ्ट जो है। एपरेंट शिफ्ट जो आया इसको लिखेंगे हम डी माइनस डी डैश। डी तो डी ही है, और डी डैश का भी फॉर्मूला निकालना है कितना, ये डी अपॉन कितना म्यू आया है, तो इसको डी अपॉन म्यू लिख दोगे, ये डी 1 माइनस 1 बाई म्यू लिख दो, या फिर इसको डी और म्यू किसके इक्वल है, तो म्यू इक्वल है म्यू ऑफ डेंसर मीडियम अपॉन म्यू ऑफ रेयर मीडियम, इसको 1 बाय म्यू ऑफ म्यू डी ऐसे लिख सकते हो। तो यही शिफ्ट का फॉर्मूला आ गया। अब अगर ये फॉर्मूला जितना जिस केस के लिए बताए हैं कि डेंसर से रेयर में देखा जा रहा है, रियल ऑब्जेक्ट का है, उस केस में उसकी एपरेंट शिफ्ट जो है, उसकी जो शिफ्ट ये हो जाती है और उसका जो एपरेंट डेप्थ है वो हो जाता है, उस केस में तुम निकाल सकते हो। शिफ्ट में एपरेंट नहीं आएगा, शिफ्ट तो एक्चुअल शिफ्ट है, एपरेंट नहीं आएगा। शिफ्ट तो एक्चुअल शिफ्ट है, सही में उतना शिफ्ट हो गया है, एपरेंट डेप्थ खाली आएगा उसमें। समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो ये पहला केस था, ये था पहला केस। हम शुरू से दिखाते हैं कहाँ से स्टार्ट किए थे। हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से ये नियर नॉर्मल व्यू कर रहे थे, उसमें पहला केस यहाँ से किए थे। ये केस था फर्स्ट का, जिसमें क्या था कि ऑब्जेक्ट था डेंसर मीडियम में, व्यू किया जा रहा था रेयर मीडियम से, और उसमें एक्चुअल डेप्थ जो थी उसकी डी थी, लेकिन हमें जो दिखेगा वो डी डैश पे दिखेगा, और उसका फॉर्मूला इस तरीके से ड्राइव होगा। ये फॉर्मूला ड्राइव करके फाइनली फॉर्मूला आ गया। उस फॉर्मूला को मैंने बोला है कि इस तरीके से याद रखोगे, डेप्थ ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इमेज डिवाइडेड बाय डेप्थ ऑफ वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, मीडियम ऑफ रियल ऑब्जेक्ट या इमेज और दूसरे मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इस तरीके से। और शिफ्ट की वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो ये समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी हम इसको क्या करते हैं, अब दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस तुम लोग खुद से निकालोगे, केस सेकेंड है, केस सेकेंड है। अब क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम, इन रेयरर मीडियम एंड व्यू किया जा रहा है, नियर नॉर्मल व्यू किया जा रहा है, व्यू फ्रॉम डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। उस केस में क्या फॉर्मूला बनता है वो निकाल के बताना। तो हम दो मीडियम ले लेते हैं यहाँ पे, ये मान लिया जाए रेयर मीडियम है, एंड ऊपर वाला जो मीडियम है ये डेंसर मीडियम।
रेयर मीडियम और ऊपर जो है डेंसर मीडियम। और इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वही म्यू डी है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू आर है। और एक ऑब्जेक्ट इंटरफेस, हम इंटरफेस भी ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन इंटरफेस है, दिस इज इंटरफेस। इंटरफेस है और ऑब्जेक्ट इंटरफेस से ऑब्जेक्ट यहाँ पे होंगे, ये ऑब्जेक्ट है और इंटरफेस से जो उसकी दूरी है वो डी है अगेन। ये गैप डी है। तो सबसे पहले बताना है, नियर नॉर्मल व्यू करना है और बताना है कि इसकी इमेज जो बनेगी वो इंटरफेस से नजदीक बनेगी, दूर बनेगी, ये रे ट्रेसिंग से बताना है। और फिर इंटरफेस से कितनी दूरी पे बनेगा, कितना शिफ्ट होगा, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालना है। निकाल पाओगे कि हम निकालना स्टार्ट करें? ये नॉर्मल है एट इंटरफेस। दूर बनेगा, चलो अच्छी बात है, दूर बनेगा। सही है, बच्चा का सही है। शिफ्ट कितना होगा लिख के बता दो खाली, म्यू के मतलब कि डी डी डैश और म्यू, म्यू यहाँ पे क्या है, म्यू डी अपॉन म्यू आर। तो फाइनली सब कुछ निकाल के शिफ्ट का फॉर्मूला हमको निकाल के बता दो, क्योंकि उसमें सब कुछ इस्तेमाल हो जाएगा। शिफ्ट कितना करेगा ये, इसी लाइन पे ये ऊपर जाएगा, मतलब हम पोजीशन बता रहे हैं इसकी, ये ऊपर जाएगा यहाँ पे या फिर नीचे जाएगा, पोजीशन नंबर 1 जाएगा कि पोजीशन नंबर 2 पे जाएगा, कहीं भी, मतलब नीचे या ऊपर। पोजीशन नंबर 2 पे जाएगा, अच्छी बात है। ओके, क्या तुम्हारा शिफ्ट गलत हो गया है? शिफ्ट नहीं होगा वो। तो रे ट्रेसिंग से करके बनाओ, इतनी जल्दी से शॉर्टकट मत बनाओ, रे ट्रेसिंग करके बनाओ और उसमें जो इसे हम निकालें अभी पीछे वाला पूरा वही एंगल करके रिफ्लेक्शन करा के उस तरीके से ही बनाना है, क्योंकि हम इसका डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं, हम सीधे फाइनल रिजल्ट लिख देंगे, पीछे वाले में ही समझा के हम रिजल्ट लिख देंगे। तुम लोग रे ट्रेसिंग से करके बनाओ। सर तो सब कुछ तो वैसा ही होगा ना, बस लास्ट में डी डैश माइनस डी हो जाएगा। नहीं, सब कुछ वैसे नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। बाकी सारा कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन अब यहाँ पे बेंडिंग कैसी होगी, वो टुवार्ड नॉर्मल हो जाएगा, टुवार्ड नॉर्मल हो जाएगा, टुवार्ड नॉर्मल हो जाएगा। तो मान लो एक रे हम ये लेते हैं तो एक रे ये ऐसे चला जाएगा, दूसरा रे अगर हम ये लेते हैं, ये रे लेते हैं, तो ये जो होगा ये अब ऐसे बेंड ना होगी, कैसे बेंड हो जाएगा ये इस तरीके से बेंड हो जाएगा। ये मान लो यहाँ बेंड हो गया ये। तो इसको जब पीछे मिलाएंगे तो ये यहाँ जाके मिलेगा। अब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे हम ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, ये इसका एक्चुअल पाथ था। अब एक्चुअल पाथ से टुवार्ड नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, ये इसका एक्चुअल पाथ था, इस एक्चुअल पाथ से टुवार्ड नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। ये था इसका एक्चुअल पाथ, ये इसकी एक्चुअल पाथ थी और बेंड हो गया। तो इसमें ये एंगल क्या हो जाएगी, ये एंगल जो होगी अब ये आर हो जाएगी, और ये एंगल अगर आर होती है तो ये एंगल भी कितनी, ये एंगल अब आर हो जाएगी, और ये एंगल तो आई ही रहेगा, ये आई रहेगा, ये एंगल आई रह जाएगा। ये यहाँ P है, ये यहाँ Q है। तो अब बाकी सारा कुछ वैसा ही बनेगा।
यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ इमेज बना है। तो डी डैश का क्या फॉर्मूला आया है? डी डैश इक्वल टू म्यू इंटू डी आया है कि नहीं आया? बोलो। यस सर। डी डैश इक्वल टू म्यू इंटू डी आया है ना। अब डी डैश कौन सा हो जाएगा? तो ये डी डैश हो जाएगा, ये यहाँ से करोगे ये हो जाएगा डी डैश। तो यहाँ इंटरफेस के नजदीक गया कि इंटरफेस से दूर हो गया? दूर दूर हो गया, दूर हो गया है ना, अवे फ्रॉम इंटरफेस हो गया। नहीं संभवी, इसमें 1/μ नहीं होगा, सीधे म्यू आ जाएगा। देखो ना यहाँ पे सिंपली म्यू, शिफ्ट जो हो जाएगा, शिफ्ट जो होगा वो d इंटू म्यू माइनस 1 हो जाएगा, ये आएगा शिफ्ट। यही शिफ्ट है ना, ये वैल्यू शिफ्ट है, ये शिफ्ट है। तो शिफ्ट क्या लिखेंगे हम? शिफ्ट इसमें हम d माइनस डी डैश लिखेंगे कि d डैश माइनस डी लिखेंगे? डी डैश माइनस। शिफ्ट जो हो जाएगा वो d डैश माइनस डी हो जाएगा, और d डैश की वैल्यू कितनी आएगी? तो ये म्यू d माइनस डी हो जाएगा, और d म्यू माइनस 1 होगा। ये मुझे ड्राइव करना पड़ेगा कि हो जाएगा? अब क्या मान के चलेंगे सब लोग? नहीं सब लोग है, बाकी लोग ना, अगर किसी को भी अगर इसमें दिक्कत है तो बोलो, हम पूरा फिर से बताते हैं। एनीवन, किसी को अगर समझने में दिक्कत हो रही हो, या फिर ये जो लिखा हुआ स्क्रीन पे फॉर्मूला है इससे कुछ डिफरेंट आ रहा है, तो हम फिर से पूरा एक्सप्लेन करते हैं। एनीवन, ये नहीं कि दूसरा लोग समझ लिया तो मेरा भी हो गया, वो नहीं करना। अगर तुम्हें थोड़ी सी परेशानी हो रही है तो इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। कोई है ऐसा? यस सर, बता दीजिए। चलो अच्छी बात है, इसको हम ड्राइव करते हैं। चलो देखो, तो सबसे पहले हम लिखते हैं ट्रायंगल। इन ट्रायंगल POQ, POQ में tan I क्या लिखोगे? ये बताओ, ट्रायंगल POQ में tan I क्या लिखोगे? PQ अपॉन D लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? इतना दिख रहा होगा ना यहाँ जो ट्रायंगल एक बन रहा होगा, एक ये ट्रायंगल, इसका छोटा वाला वर्जन करते हैं कि यहाँ O है, यहाँ P है, यहाँ Q है, और ये I है, ये लिख सकते हैं। एक और ट्रायंगल है, एक और ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PIQ, उसमें tan R को PQ अपॉन D डैश ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं? यस सर, हो। अब क्या करो, अप्लाई करो, अप्लाई स्नेल लॉ। स्नेल्स लॉ किस पे अप्लाई करोगे? एट Q पे। Q पे जब स्नेल लॉ अप्लाई करोगे, तो ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे, तो Q पे जब स्नेल लॉ अप्लाई करोगे तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? जिस मीडियम में रिफ्लेक्शन किस मीडियम से हो रहा है, तो इस मीडियम से हो रहा है। इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू आ रहा है, और जिस मीडियम में हो रहा है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू डी है। क्या लिखोगे? म्यू आर इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू डी इंटू साइन आर, ये लिखोगे कि लिखोगे? यस सर। बस यहीं पे फर्क आ जाएगा। देखो फर्क यहीं पे आ रहा है, क्यों? देखो इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे इसको ध्यान देखो, म्यू आर साइन आई म्यू डी, म्यू आर साइन आई म्यू डी साइन आई, और यही काम हम पीछे जो किए थे उसमें क्या आया था? यही काम जो पीछे किए थे उसमें क्या आया था? उसमें ये यहाँ पे क्या आया था? उल्टा आया था, म्यू डी साइन आई इंटू म्यू आर साइन आई।
यहीं पे फर्क पड़ जाएगा, तो इसी से चीजें क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो ये यहाँ पे आ गया ये। अब इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, आप इसको साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू डी अपॉन म्यू आर लिख दिया। और चूंकि यहाँ पे पी और क्यू क्या है, पी एंड क्यू आर वेरी क्लोज, दिस इम्प्लॉय आई टेंडिंग टू जीरो होगा, आई टेंड टू जीरो होगा, तो इसका मतलब वही आर भी टेंड टू जीरो हो जाएगा, और आर टेंड टू जीरो होगा तो टेन आई एंड टेन आई इक्वल टू कितना, टेन आई बोल सकते हैं, एंड आर इक्वल टू कितना, टेन आर बोल सकते हैं। या फिर वही जो यहाँ पे लिखे थे कि आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन आई एंड R approximately equal to sin R approximately equal to tan R। ये approximation जब एंगल काफी छोटी होती है तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी को फिर फर्दर tan I अपॉन tan R इक्वल टू म्यू D अपॉन म्यू R लिखा जाएगा। और इसको tan I पहले निकाल चुके हैं तो कितना हो जाएगा, PQ अपॉन D हो जाएगा, और tan R कितना हो जाएगा, तो ये हो गया PQ अपॉन D डैश हो गया, तो ये म्यू D अपॉन म्यू R हो गया, म्यू D अपॉन म्यू R। अब ये कैंसिल आउट हो गया और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको फर्दर लिख सकते हैं क्या, इसको फर्दर लिख सकते हैं D डैश अपॉन D इक्वल टू म्यू D अपॉन म्यू R, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर लिख सकते हैं? यस सर। समझ में आया? अच्छा, अब देखो इस फॉर्मूले का कमाल देखो, इसका तुम कमाल दिखाते हैं। इसको अप्लाई करो, इसको अप्लाई करोगे तो डायरेक्टली यहाँ पहुंचोगे, कहाँ पे, डायरेक्टली यहाँ पहुंचोगे, हर एक डेरिवेशन को बाईपास करके सीधे यहाँ पहुंचोगे। इस फॉर्मूले को मेरा बोला ये ट्रिक अप्लाई करोगे तो इसमें क्या बोल रहा है, डेप्थ ऑफ रियल ऑब्जेक्ट और इमेज। ओके, अब इसको अप्लाई करो, इसको नीचे मिटाते हैं और इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखते हैं। देखो इस फॉर्मूले में ऊपर में क्या लिखा गया है, इस फॉर्मूले में ऊपर में लिखा गया है डेप्थ ऑफ रियल ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो तुम्हारे पास यहाँ रियल ऑब्जेक्ट है कि नहीं? यस सर है। तो उसकी डेप्थ कितनी है, उसकी डेप्थ कितनी है, इंटरफेस से डी है नहीं, रियल ऑब्जेक्ट तो ओ पे है ना। यस सर। और उसकी इंटरफेस से डेप्थ कितनी, डी है कि नहीं है? यस सर है। तो ऊपर में हम डी लिख दिए। यस सर। अच्छा, नीचे में क्या लिखोगे, डेप्थ ऑफ वर्चुअल इमेज और ऑब्जेक्ट। वर्चुअल इमेज, अच्छा ऑब्जेक्ट तुमने रियल ले लिया, उसकी इमेज क्या बन सकती है, रियल या वर्चुअल बन सकती है। अब यहाँ इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है कि नहीं बन रही है? यस बन रही है। और उसकी डेप्थ कितनी है इंटरफेस से, उसकी इंटरफेस से डेप्थ हमने डी डैश मान ली, उसको वी डैश ले लिए, ठीक है। अब फिर बोल रहा है यहाँ पे क्या, अब बोल रहा है ऊपर में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ रियल ऑब्जेक्ट एंड इमेज। इमेज तो हमारे पास रियल नहीं है, हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट रियल है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कौन सा है, म्यू आर। म्यू आर है। तो यहाँ क्या लिख दोगे, म्यू आर एंड डिवाइडेड बाय दूसरे मीडियम के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इसको क्या लिख दोगे, म्यू डी। अब इसको जब रिवर्स करोगे तो ही नहीं आ जाएगा। यस आ जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस को बाईपास करके हम सीधे क्या करते हैं, सीधे ओरिजिनल फॉर्मूला पे पहुंच जाते हैं। अगर इसको याद रखोगे, ये तुमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफी हेल्प करेगा। ये डेरिवेशन में तो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते सीबीएसई में, समझ रहे हो मेरी बात को। सीबीएसई में इसको डेरिवेशन में इस्तेमाल मत कर देना 5 नंबर के क्वेश्चन में, ये है और ये हमको सर बताए हैं, सीधे 1-2 लाइन के बाद सीधे आंसर आ जाएगा, वो नहीं करना है। इसको तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे सीबीएसई पूछा जाए, चाहे नीट में, या फिर आईआईटी मेन से एडवांस से पूछा जाए, उसमें इसको इस्तेमाल करोगे तो सीधे हर एक पूरे प्रोसेस को बाईपास करके तुम सीधे रिजल्ट कर जाओगे। देख सकते हो यहाँ पे इस फॉर्मूले से तुम सीधे जितना डेरिवेशन उसको बाईपास करके यहाँ कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं ये? यस सर आया। और यहाँ से फिर ये जब आ गया है तो यहाँ से फिर अब डी डैश हमें निकालना था, मेरे लिए हमें निकालना था डी डैश कितना है, तो डी डैश इक्वल टू म्यू डी अपॉन म्यू आर इंटू डी करके। और इसी म्यू डी अपॉन म्यू आर को ऑलरेडी हम नोटेशन के फॉर्म में क्या लिख चुके हैं, यहाँ देखो, यहाँ इसी को ये इसको हम म्यू लिख चुके हैं, तो इसको हम म्यू मानेंगे, इसको म्यू मानेंगे, तो ये डी डैश इक्वल टू म्यू इंटू डी आ गया। तो यही इसमें क्या हो जाता है, इसमें देख सकते हो कि डी से वैल्यू बड़ी हो जाती है, क्यों, क्योंकि म्यू जो है ग्रेटर देन 1 होगी, तो डी डैश की वैल्यू डी से बड़ी हो जाएगी।
और शिफ्ट कितना आ जाएगा, तो शिफ्ट यहाँ पे मिल लेंगे कि जो लेंथ बड़ी है उसमें से छोटी लेंथ को माइनस करेंगे, तो डी डैश बड़ी है उसमें डी माइनस करेंगे, तो ये डी डैश माइनस डी आएगा, तो इसको म्यू डी माइनस डी लिख दिया गया, तो ये डी म्यू माइनस 1 ये शिफ्ट गया, ये आंसर आ गया। क्या समझ में अभी भी आया या नहीं? यस सर आया। नहीं, कुछ लोग गुपचुप बैठे रहते हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, ये कुछ नहीं बोलते हैं। आया सर। बहुत लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं, तो उन चुपचाप लोगों के लिए संदेश सही है। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अच्छा, अगर ये समझ में आ गया है तो दो केस और है, दो केस और है, इसको हम होमवर्क दे रहे हैं, इसको हम होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं, दो केस को। देखो इसमें केस थर्ड क्या है, केस थर्ड है कि अब तुम्हारे सामने क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तुम्हारे सामने अब है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, इन डेंसर मीडियम and view from rarer medium, ये केस थर्ड है। एंड केस फोर है वर्चुअल ऑब्जेक्ट इन rarer medium and view from denser medium, denser medium। इसके लिए, इन दोनों केस के लिए डी डैश कितना होगा निकालना है, एंड शिफ्ट कितना होगा ये निकालना है, ये होमवर्क है। अगेन स्ट्रिक्टली वार्निंग है, तुम्हें अभी ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना, जब निकल जाए तो वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, बट तुम सीधे ये नहीं इस्तेमाल करना, समझ रहे हो ना मेरी बात को? इसको इस्तेमाल नहीं करना है, तुम रे ट्रेसिंग से करोगे, इसको इस्तेमाल फिलहाल हम करेंगे, तुम करोगे रे ट्रेसिंग से, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस नहीं करना है, तो तुम रे ट्रेसिंग से करोगे, इसको इस्तेमाल नहीं करोगे, और रे ट्रेसिंग से इसको इस फॉर्मूले से खाली वेरीफाई करोगे रिजल्ट क्या आता है। लेकिन रिजल्ट जो आएगा हम वो भी बता देते हैं, रिजल्ट जो आएगा, जो अभी जो ड्राइव किए हो ना, जो पीछे भी केस फर्स्ट और केस ये ड्राइव किए हो, जैसे केस फर्स्ट, तो एक रिजल्ट में तुमको इसका रिजल्ट आएगा केस फर्स्ट का, और एक रिजल्ट में तुमको केस सेकंड का आएगा। आंसर यही, रिजल्ट यही आना है, रिजल्ट कुछ डिफरेंट नहीं आएगा, लेकिन इसको तुम रे ट्रेसिंग से करोगे तो ही फिर सीख पाओगे, प्रॉब्लम बनाने में फिर आसानी होगी। रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन जो है वो मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर उसको सही तरीके से सीखा जाए तो फिर आसानी से बन जाते हैं। अगर यही चीज हम उस फॉर्मूले से कहें तो 2 सेकंड में आ जाएगा, नहीं आएगा। यही चीज जो हम फॉर्मूला दिए हैं तुमको, उससे अगर ड्राइव करोगे ना, इस फॉर्मूले से तुरंत आ जाएगा, लेकिन तुमको फिर उसमें शिफ्ट निकालने में दिक्कत होगी कि कहाँ शिफ्ट करेगा, किस तरीके से करेगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसको बोलोगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसको बोला जाएगा? जैसे मान लो ये यहाँ पे डेंसर मीडियम है, तो यहाँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो बनेगा तो कैसे बनेगा? मान लो अगर मीडियम यहाँ पे क्या होता, बताते हैं इसको, कि यहाँ पे सपोज कर लो कि कहीं से रे आके कन्वर्ट हो रही होती है, ऐसे सपोज करो कि 2 रे आ रही है और यहाँ पे आके कन्वर्ट हो रही है, ये एक ही मीडियम है, ये मान लो कि एक मीडियम है, लेकिन कन्वर्जन से पहले, बिफोर कन्वर्जन, मीडियम चेंज हो जाता, मतलब ये एक मीडियम बन जाता, ये दूसरा मीडियम बन जाता, तो अब ये रे यहाँ पे आके कन्वर्ट होगी या फिर यहाँ से कहीं और कन्वर्ट होगी? ये जो रे है कहीं और होगी ना, वो किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा कि कौन सा मीडियम क्या है, रेयर मीडियम कौन, डेंसर मीडियम कौन। और मान लो ये हम रेयरर मान लेते हैं और ये डेंसर मान लेते हैं, तो इस केस में ये जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है, ये उसकी इमेज कहाँ बनती, यहाँ बनती कि नीचे बनती? एक रेयर एक डेंसर, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे नॉर्मल लेंगे, यहाँ पे नॉर्मल लेंगे। अब ये जो रे है ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता कि टुवर्ड नॉर्मल जाता? टुवर्ड्स नॉर्मल।
टुवार्ड नॉर्मल, नॉर्मल टुवार्ड नॉर्मल जब जाएगा तो देखो ये रे ऐसे न जाके क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाएगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा। और ये रे भी ऐसे न जाके ऐसे बेंड हो जाएगा, तो अब यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी, मतलब कि इंटरफेस से दूर पे जाके इमेज बनेगा। और अगर ये डेंसर होता, ये रेयर होता, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होता, तो ये यहाँ पे मुड़ जाता और यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है। तो इसी में अब तुम इसको अप्लाई Yes, करके, इसी में अप्लाई करके ये इसको डी ले लोगे, ये डी ले लोगे, एक केस में डी डैश ये हो जाएगा, एक केस में डी डैश ये हो जाएगा, और सेम वही फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसको ड्राइव कर लेना। सर जो और ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे बन रहा है उसी को वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं ना? नहीं, वो तो रियल इमेज बनेगा ना, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज बनेगा। यहाँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन होता, जहां पे रे सही में मिल जाती, लेकिन मिली क्या वो, अगर मीडियम No, चेंज sir, नहीं, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये ओ पे ये मिलता कि नहीं मिलता, यस सर मिल जाता है। और यहाँ पे रियल इमेज बन चुकी होती, क्योंकि जो रेज कहीं ना कहीं से आ रहा है, ये रे कहीं ना कहीं से आ रहा है और यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ मिलने के बाद से कौन सा इमेज बनता है, रियल इमेज की वर्चुअल इमेज? रियल इमेज। रियल इमेज बनता है, रियल इमेज बनता है, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से यहाँ इमेज नहीं बना। तो इसी जो इमेज जो बनता वो नहीं बन पाया, उसी को क्या बोल देंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये हमें दिखता नहीं है, ये वैसे कंसेप्ट होता है। अब वही जो है वो या तो फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा या डाइवर्ट हो जाएगा, लेकिन आफ्टर कन्वर्जन या डाइवर्जन ये फिर से एक्चुअली मिलेंगे, कहीं ना कहीं मिलेंगे एक्चुअल में, तो फिर यहाँ पे इसकी रियल इमेज बन जाएगी, यहाँ पे रियल इमेज बन जाएगी। वो डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट का वर्चुअल बना। हाँ ऑब्जेक्ट यहाँ वर्चुअल होगा, लेकिन इमेज कौन सी होगी यहाँ पे, रियल होगी, कन्वर्ट होके मिल रहा है। कन्वर्ट होके बन रहा है ना। तो वही डिपेंड करेगा कि जिस मीडियम से रे आ रहा है और जिसमें जा रहा है, वो दोनों मीडियम कौन, डेंसर है कि रेयर है, कि रेयर है कि डेंसर है, उस पर डिपेंड करेगा कि इंटरफेस से दूर बन रहा है, इंटरफेस के नजदीक बन रहा है। तो इसको कर लेना, हम लास्ट में सीधे फॉर्मूला वेरीफाई कर देंगे। और हाँ, ये तुमको जनरली नहीं मिलेगा, ये कहीं ढूंढने उड़ने की कोशिश मत करना, उससे टाइम बर्बाद होगा, खुद से जो बताया उस तरीके से बनाना इसको। चलो, तो ये 4 केस कंप्लीट माना जाएगा। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसी में कुछ क्वेश्चन वगैरह करेंगे, कुछ अच्छे से क्वेश्चन करेंगे इसमें। तो अगला क्लास जो होगा कल होगा, और तुम लोग का ऑफलाइन क्लास मंडे से होगा, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, नहीं तबियत ठीक ठाक रही तो मंडे से हो जाएगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली उम्मीद करने के ठीक ही रहेगा। ऑफलाइन क्लास में वही कैपेसिटर जो चल रहा है वही चलेगा। अभी तुम लोग ऑफलाइन चल रहा है कि नहीं चल रहा है अभी, बाकी सब्जेक्ट का चल रहा है मैथ्स का सर। चल केमिस्ट्री नहीं चल रहा है?